प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान का पाठ 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझेंगे। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, सबसे पहले हम परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु में बदलाव आना। तो हम हर रोज़ देखते हैं अपनी डेली लाइफ में कि जैसे हमारे पास दूध से दही बन जाती है, या दूध खट्टा हो जाता है, या रबड़ बैंड को खींच के उसकी का आकार बदल देते हैं। तो इस तरह से ये परिवर्तन होते हैं। यानी एक वस्तु से जब दूसरी वस्तु बन जाती है, या कोई वस्तु आकार बदल लेती है, या उसका माप बदल जाता है, तो वो परिवर्तन होता है। अब हमारे पास परिवर्तन जो होते हैं वो हैं, हमारे पास दो तरह के परिवर्तन होते हैं मुख्य रूप से। तो व्यापक रूप से हमारे पास परिवर्तन जो है दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में समझेंगे। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो भौतिक परिवर्तन समझने के लिए सबसे पहले हम ये क्रियाकलाप समझेंगे। देखो, हम क्या करते हैं, एक कागज़ का टुकड़ा ले लेते हैं, उसको 4 टुकड़ों में काट लेते हैं। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 उसमें काट के टुकड़ों को फर्श पे या किसी मेज़ के ऊपर लगाते हैं, और जो जिस तरह से कटे थे उनको दोबारा फिर हम वैसे ही जोड़ते हैं, या उनको पास पास रख के पुनः वैसा ही आकार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टुकड़ों को जोड़कर मूल टुकड़ा तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो कागज़ के टुकड़े लिए हैं वो है तो कागज़, यानी उनके कागज़ के गुण उसमें अभी भी हैं। तो इसका मतलब ये है उसका आकार बदला है, उसके गुण नहीं बदले। तो आपने ये बात नोट करनी है। जैसे ये हमने कागज़, यहाँ पे देखो, कागज़ को 4 टुकड़ों में बांटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन सबको दोबारा फिर हमने वैसे ही रख दिया, और फिर लेकिन है ये कागज़ ही। तो इनका आकार बदला है लेकिन इसके गुण नहीं बदले। फिर उसके बाद दूसरा हम एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। कक्षा में हम जब चौक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो चौक नीचे गिर जाता है फर्श पे। तो अगर हम उस नीचे गिरे हुए फर्श को पे जो चौक का बारूदा पड़ा है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और उसको पानी में घोल के पेस्ट बना लेते हैं, और उसको दोबारा फिर चाक के आकार में हम बदल सकते हैं। तो इस प्रकार पहले चौक का आकार था या चूर्ण था, फिर उसका चौक बना लिया, लेकिन है उसका आकार बदल गया, लेकिन उसके गुण चाक के ही हैं अभी बीच में। तो ये आपने ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्रियाकलाप आता है। जैसे हम बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ को हम पिघला लेते हैं पहले, पिघलाने के बाद बर्फ़ क्या बन जाता है? जल। अब उसी जल को दोबारा फिर हम हिमकारी मिश्रण या फ्रिज में रख लेते हैं, तो जल जो है फिर बर्फ़ बन जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कभी पानी बर्फ़ बन जाता है, कभी बर्फ़ पानी बन जाती है, यानी उसके गुण वही हैं लेकिन उसका आकार बदल रहा है। तो इस तरह से आपने देखा। अब हम एक और देख लेते हैं इसमें। जैसे हम लोहे का कोई टुकड़ा ले लेते हैं, उसको हम आग के स्टोव के ऊपर, ज्वाला के ऊपर रखते हैं, आग के ऊपर रखते हैं कुछ मिनट के लिए, तो हम देखते हैं लोहे का जो टुकड़ा है उसका भाग लाल रंग का हो जाता है गर्म होके, और उसको जब हम ठंडा करते हैं तो फिर वो उसका लाल रंग फिर से ख़त्म हो जाता है, वापस वो अपने ही रंग में आ जाता है वो। तो इस प्रकार इसमें देखो, है वो लोहे का लोहा रहा, लेकिन उसके रंग में परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन सभी क्रियाकलापों में कि पदार्थ का कभी आकार बदल जाता है, साइज बदल जाता है, रंग बदल जाता है, अवस्था, जैसे पानी से बर्फ़ बन गई थी, बर्फ़ से पानी बन गया था, अवस्था बदल गई। तो ये जो भी पदार्थ के आकार, अमाप, रंग, अवस्था जो गुण होते हैं, ये भौतिक गुण कहलाते हैं पदार्थ के। अगर आपसे पूछे भौतिक गुण किसे कहते हैं? पदार्थ का आकार, साइज या माप, रंग, अवस्था, ये भौतिक गुण है। और जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बदलता बनता। तो उत्क्रमणीय पदार्थ क्या होते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन जो होते हैं ऐसे परिवर्तन हैं जिनको हम दोबारा वापस उल्टी दिशा में कर सकते हैं। जैसे पानी से हमने बर्फ़ बनाई, तो बर्फ़ से दोबारा भी हम पानी बना सकते हैं। तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। जैसे आपने पैंट को मोड़ के ऊपर कर लिया, और उसको पैंट को फिर खोल के नीचे कर लिया, तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। तो भौतिक परिवर्तनों को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से ये भौतिक परिवर्तन आपने समझा कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसका साइज में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसकी अवस्था बदल सकती है। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा परिवर्तन आता है रासायनिक परिवर्तन।
अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए भी हम क्रियाकलाप समझते हैं पहले। तो आपने देखा कि इस पिक्चर में देखो आपने, ये लोहे का ग्रिल पड़ी है, गेट पड़ा है, कुर्सी है, काफ़ी सामान है लोहे का बाहर पड़ा है ये खुले में। और कुछ दिनों के बाद आप देखते हो इसको जंग लग जाता है। जो लोहा नया अगर कोई भी चीज़ है उसको कुछ दिन के लिए बाहर रख लेते हैं तो उसको जंग लग जाता है। तो अब ये जंग क्या होता है? जंग, आपने देखा है जंग, जंग अब लोहा तो नहीं होता। अब ये जब भी हम, जैसे कुल्हाड़ी है, हथौड़ा है, इसको खुले में रख देते हैं तो उससे जंग लग जाती है। तो जंग जो है लोहा पदार्थ नहीं है, लोहे से अलग चीज़ होती है वो। तो जिस पर यह लगती है वो लोहा है, लेकिन लोहे के ऊपर जंग लग जाती है और लोहे को कमज़ोर कर देती है। वो भूरे रंग की एक परत आ जाती है जो लोहे को कमज़ोर कर देती है। तो आपने देखा कि लोहा जब हमने बाहर खुले में रखा तो उसके ऊपर एक नया पदार्थ बन गया, यानी यहाँ पे एक नया पदार्थ बन रहा है। तो फिर उसके बाद हम दूसरा क्रियाकलाप करते हैं। हमारे पास मैग्नीशियम की तार होती है, पतली पट्टी होती है ये मैग्नीशियम की। उसको हम क्या करेंगे, रेगमार के साथ रगड़ के साफ़ करेंगे और उसको क्या करेंगे फिर मोमबत्ती या स्टोव के ऊपर, स्टोव है ये, स्टोव की जलावाला के ऊपर हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम की जो पत्ती है, पट्टी है, उसको साफ़ करके जलाएंगे, आग के ऊपर कर देंगे। तो ये इस तरह से एक चमकदार रोशनी के साथ, ज्वाला के साथ जलती है। और जो मैग्नीशियम की पट्टी होती है ये, इसकी राख बन जाती है वाइट रंग की। तो अब देखो, जो मैग्नीशियम की पट्टी है वो वाइट कलर की राख में बदल जाती है, यानी यहाँ भी एक नया पदार्थ बना है। तो अब हम देखते हैं, इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम की भस्म। अब हम इस भस्म को क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे। जल की कुछ मात्रा लीजिए, मिश्रण को अच्छी तरह से जल में मिला लेते हैं इस भस्म को। और फिर हम इस जल में घुले हुए भस्म में हम लाल या नीला लिटमस दोनों पत्थर डाल के देखते हैं। तो लाल लिटमस नीला कर देता है या नीला लाल करेगा। तो हम देखते हैं कि ये, जब हम लाल लिटमस को इसमें डालेंगे तो उसका रंग नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला रंग हो जाएगा। और ये नीला रंग हमें ये बताएगा कि जो जलीय विलयन है, यानी लाल लिटमस नीला कर देता है, तो इसका मतलब ये अक्षारीय है। क्या है? अक्षारीय। तो मैग्नीशियम, ये हमारे पास भस्म को जल में घोलने से नया पदार्थ बनता है। तो इसकी हमारे पास ये रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? रासायनिक समीकरण। इसमें क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये MgO, फिर H2O पानी होता है। क्या होता है? पानी। ये MgO है, ये H2O पानी है। और जो नई चीज़ बनती है, राख बन जाती है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। यानी उसको जब पानी में घोल लेते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तो राख है मैग्नीशियम की, और जब इसको पानी में घोलते हैं हम तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ये। तो जब हम इसमें लाल लिटमस डालते हैं तो ये नीले रंग का हो जाता है। तो इससे ये पता लगेगा हमें कि ये अक्षारीय प्रकृति का है। फिर उसके बाद हम अगला क्रियाकलाप भी करेंगे। अब पिछले क्रियाकलाप में हमने क्या देखा कि इसमें नया पदार्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है। क्या बना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें नया पदार्थ बना है ये। फिर उसके बाद हम अगला क्रियाकलाप करेंगे। अब इस क्रियाकलाप में रंग में परिवर्तन होगा। तो हम सबसे पहले एक गिलास में पानी लेकर उसमें कॉपर सल्फेट या नीला तोता डालेंगे और उसको अच्छी तरह से घोलेंगे। फिर उसमें थोड़ा तन्नू सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, कुछ बूंदे। तो इस तरह से ये नीला रंग आ जाएगा, हमारे पास नीला विलियन बन जाएगा। अब इस नीले विलियन में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये, इसमें से नीले विलियन में से थोड़ा हम दूसरे गिलास में ले लेते हैं इसमें। तो दूसरे गिलास में हम लेंगे थोड़ा, और थोड़ा इसी में रहेगा ये कॉपर सल्फेट का विलियन। अब जो हमने ये लिया है दूसरा, इसमें हम ब्लेड, हमारे पास यूज्ड ब्लेड होगा, पुराना ब्लेड होगा कोई, उसको इसमें डाल देंगे। तो इसमें जब हमने उसको डाला, इसको लगभग आधा घंटा या 1 घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम 1 घंटे के बाद क्या देखते हैं, तो लगभग आधे घंटा प्रतीक्षा करने के बाद विलियन का रंग बदल जाता है। क्या हो जाता है? विलियन का रंग बदल जाता है। विलियन का रंग कैसे होगा? ये कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होता है, और विलियन का रंग नीले से हरा हो जाता है। नीले से हरा हो जाता है क्योंकि यहाँ आयरन सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट।
आयरन सल्फेट का रंग हरा होता है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। तो जब कॉपर सल्फेट में हम लोहा डालते हैं, आयरन डालते हैं, ये लोहे का बना हुआ है, तो ये आयरन सल्फेट बना देता है। और इस ब्लेड के को जब हम बाहर निकालेंगे इसमें से, तो इसके ऊपर तांबे की परत जम जाएगी। तो ये भी एक अभिक्रिया है जिसमें रंग में परिवर्तन होता है। तो उसके बाद हम एक और क्रियाकलाप करते हैं। इसमें जो कॉपर सल्फेट के साथ लोहे की अभिक्रिया हुई, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें हम कॉपर सल्फेट और Fe लोहा, जब हमने कॉपर सल्फेट के अंदर लोहा डाला तो हमारे पास FeSO4 आयरन सल्फेट बना, और कॉपर जो है लोहे के ब्लेड के ऊपर लग गया। तो हमारे पास ये अभिक्रिया है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और क्रियाकलाप करते हैं। एक परखनली में हम क्या करते हैं, ये दो परखनलियाँ ली हमने। इस परखनली में हमने क्या किया, सिरका डाला, खाने का सोडा डाला और पानी। तो इसमें हमने ये ट्यूब लगा के, एक नली लगा के, और ये चूने का पानी है। कौन सा पानी है, ये चूने का पानी। तो चूने के पानी में से हमने इसको गैस को गुजारा। तो जब हमने ये सिरका और मीठा सोडा ये इसमें डालते हैं हम, तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से इधर आती है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस चूने के पानी में से गुजरेगी तो इसका ये वाइट कर देती है, सफ़ेद कर देती है। तो इस तरह से ये भी एक परिवर्तन है। इसमें गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसमें से। तो इस प्रकार इसकी अभिक्रिया है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम चूने के पानी में से गुजारेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया होती है ये। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो आपके पास प्रश्न आ जाता है कई बार कि चूने का पानी दूधिया क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो वो होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। फिर चूने के पानी का दूधिया हो जाना, चूने के पानी का दूधिया होना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में बताता है कि इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो हम सांस के द्वारा भी जो गैस छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, सांस में बाहर छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। तो हमने देखा जो क्रियाकलाप हमने किए, 6 पॉइंट जितने भी हमने अभी ये क्रियाकलाप समझे, 6.6 है, 8 है, 7 है, 8 है। तो इसमें हमने देखा, जैसे 6.6 में हमने देखा कि मैग्नीशियम की उपस्थिति में भस्म का नया पदार्थ बना। कॉपर सल्फेट ये नया बना, ये भी नया पदार्थ बना, और लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया। और सिरका और खाने के सोडे के साथ अभिक्रिया की तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया। तो अब ये सारे परिवर्तन हुए हैं, और इस परिवर्तन को हम, ये जो भी परिवर्तन हुए हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन की क्या परिभाषा है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। तो आपने देखा रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, जैसे भोजन का पचना। जब हम भोजन खाते हैं तो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही वो हमारे शरीर में पचता है। फल पकते हैं, अंगूरों से के रस से शराब बनाते हैं या सिरका बनाते हैं, तो ये सारे रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही होते हैं। अब जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में देखो हम क्या क्या चीज़ें होती हैं रासायनिक परिवर्तन में। जैसे रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं हो सकती हैं। इसमें नए पदार्थ तो बनते ही हैं, उसके साथ ऊष्मा यानी गर्मी, प्रकाश या अन्य प्रकार के विकिरण भी निकल सकते हैं। इसमें ध्वनि भी पैदा हो सकती है। क्या हो सकती है, ध्वनि भी पैदा हो सकती है। जैसे जब हम चूने में जब हमने पानी मिलाया तो CO2 गैस निकल रही और उसको आवाज़ के साथ निकलती है। इसमें गंध में भी हमें गंध में परिवर्तन होता है। जब हम किसी भी अभिक्रिया को सूंघते हैं तो उसमें गंध में परिवर्तन आ जाता है। और रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। इसमें जो भी नया पदार्थ बनता है उसका रंग बदल जाता है। जैसे लोहे का रंग बदल जाता है, लोहा चमकीला रंग के होता है, सफ़ेद चमकीला रंग, लेकिन जब उसको लोहे को जर लग जाता है तो वो भूरे रंग का हो जाता है। गैस भी इसमें निकलती है। जैसे चूने में जब हमने पानी मिलाया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो इस प्रकार हमने देखा ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे
मैग्नीशियम का फीता भी जलाया, ये रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी, पत्तियों को जलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उससे राख बनती है नई चीज़। तो इससे जो भी कोई पदार्थ जलाते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन होती है कि इससे गर्मी भी पैदा होती है। अब पटाखे हैं, जैसे पटाखों को जब जलाते हैं उससे ध्वनि विस्फोट पैदा होता है, ऊष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी निकलता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है और इससे प्रदूषण भी फैलता है। और जैसे भोजन सामग्री जब खराब हो जाती है, खाना खराब हो जाता है, गल सड़ जाता है, तो उसमें दुर्गंध आने लग जाती है, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार बच्चों, आज आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम शेष भाग इस पाठ का अगली वीडियो में बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक बार या दो बार, जब तक आपको पूरा लेसन समझ में नहीं आता तब तक आप इसको वीडियो को देखें, समझें, और अपने दूसरे साथियों को भी आप भेज सकते हो ये वीडियो, ताकि वो भी इसको समझ सकें। थैंक यू।